हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। यूनिट 8 और आज हम इस वीडियो के थ्रू इस टॉपिक को एंड करेंगे और इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम सेलेक्ट कर रहे हो क्या सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो कौन से फैक्टर अफेक्ट हैं जो हमारे डिसीजन को अफेक्ट करती हैं कि हम किसको सेलेक्ट करें। तो डिसीजन मेकिंग पर कौन से फैक्टर इफेक्ट डालेंगे टू चूज द सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस थ्रू विच वी कैन फाइनेंस आवर जो भी रिक्वायरमेंट है उसको। तो इस वीडियो के थ्रू हम उन्हीं फैक्टर्स को देखेंगे और इसी के साथ हमारी यूनिट 8 आज यहाँ पर इस वीडियो 8 के साथ समाप्त हो जाएगी। फिर हम यूनिट 9 की तरफ चलेंगे। तो अभी देखते हैं हम वो कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर सच एज, पहला उसमें कॉस्ट है। आप जानते हो लागत सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि कॉस्ट क्या है। तो सबसे पहले कॉस्ट जरूर समझनी है। तो कोई कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है ये पहले समझें। कॉस्ट ऑफ प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, लोन को फंड को एकत्र करने में आने वाला खर्चा जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द फंड, कैसे मैं उसका यूज़ करूँगा उसकी क्या कॉस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शुड बी टेकन इनटू अकाउंट, जब भी हम क्या करें ये डिसाइड करें कि हमें किस सोर्स ऑफ फंड को यूज़ करना है जिसके थ्रू हम अपनी उस एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो ये कॉस्ट कौन सी कॉस्ट कह रहे हैं, ये वो लागत नहीं है कि आपके प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट, यहाँ है लोन को लेने की कॉस्ट और उसके बाद उसको यूज़ करने की कॉस्ट। तो जो जितनी ज़्यादा से आप जानते हो शेयर्स में ज़्यादा होती हैं और ऐसे ही अगर आप दूसरी सोर्स देखो पब्लिक डिपॉजिट या और जो हमारे ट्रेड क्रेडिट हैं कमर्शियल पेपर है वहाँ आपको कॉस्ट कम मिलेगी। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि आप इसमें से कौन सा चूज़ करो। तो कॉस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आपको मैं एक चीज़ और साथ में याद दिला दूं कि किसी एक फैक्टर के बेस पर आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। जितने फैक्टर्स हम अभी देखेंगे या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, उन ज़्यादा में जो सबसे ज़्यादा सुटेबल सोर्स लगेगा या जिसके साथ पॉजिटिव डायरेक्शन जाएगी इन सोर्सेज की, उसको हमें चूज़ करना होता है। इसीलिए जब हम डिसीजन लेते हैं तो ये अफेक्ट करते हैं हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है कंपनी की और उसका बिजनेस कितना स्टेबल है। जितना स्ट्रेंथ अच्छी होगी स्टेबल अच्छा होगा हम बोरोड फंड की तरफ चलेंगे। मतलब कि हम कैपिटल या ओनरशिप राइट को अपनी खोने की कोशिश या खोने से बचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। व्हेन द अर्निंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट स्टेबल, उल्टा बोल रहे हैं, जहां पर फिक्स चार्ज फंड होते हैं जैसे प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर शुड बी केयरफुली सिलेक्टेड एज दीज एड द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर उस समय हम इन बोरोड फंड की तरफ चलते हैं जहां पर फिक्स चार्जेस हैं, पहले से फिक्स्ड हैं, या तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा या डिविडेंड देना पड़ेगा। तो इनको चूज करते समय सोचना होगा क्या हम इनको दे पाएंगे, और अगर नहीं दे पाए तो हमने अपने बिजनेस के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन को बढ़ाया। ठीक है। तो जितनी ज़्यादा स्टेबल कंडीशन में हम काम करते हैं उस समय हम इन फिक्स चार्ज फंड की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस फॉर्म में है आप और उसका लीगल स्टेटस क्या है। जैसे एक पार्टनरशिप फर्म की हम बात करें तो वो फंड रेज ही नहीं कर सकती, इक्विटी शेयर इशू कर सारी नहीं कर सकती, सिर्फ कंपनी ही कर सकती है। बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटी थोड़ा बहुत कर सकती है, पर नॉर्मली कंपनी के लिए ये शेयर का जो एक फंड है वो। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म क्या है और उसका लीगल स्टेटस क्या है वो भी इफेक्ट डालता है कि हम किस सोर्स को चूज करें। कई सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल ही नहीं होंगी और कई सोर्सेज के थ्रू हम पैसा ही नहीं एकत्र कर सकते क्योंकि हमें जो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन है अलाउड ही नहीं करती। फिर किस पर्पस के लिए आपको लोन लेना है और कितने समय के लिए लेना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। शॉर्ट टर्म जो भी नीड होती है किसी भी कंपनी की, अब जैसे फॉर एग्जांपल कैन बी मेट थ्रू बोरोइंग फंड, मतलब कि बाहर वाले से उधार लेके हम काम चला सकते हैं एट ए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू ट्रेड क्रेडिट कमर्शियल पेपर एटसेट्रा। कब है, जब समय छोटा है और
जो रोजमर्रा के खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए चाहिए। बट अगर लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, ठीक है, और हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो फिर हमें शेयर्स वगैरह की तरफ जाना होता है, क्योंकि अगर मैं इनकी तरफ चला गया डिवेंचर वगैरह की तरफ, तो ब्याज फिक्स हो जाता है, आपको वो पैसा भी वापस करना है, ब्याज भी देना है, तो पता नहीं हम कितनी अच्छी कंडीशन में हैं। तो डिवेंचर भी एक होता है ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म फंड हम ज़्यादा होता है तो हम शेयर या डिवेंचर की तरफ ही जाते हैं। इनके थ्रू हम ज़्यादा पैसा एकत्र नहीं कर सकते और ज़्यादा लंबे समय के लिए एकत्र नहीं कर सकते। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस ज़्यादातर हम शेयर या डिवेंचर या ऐसी किसी और सिक्योरिटी के थ्रू या बैंक से लोन लेना उनके थ्रू ही क्या करते हैं, एकत्र करते हैं। ये उसका हिंदी वर्जन है जिसको आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। कुछ जो भी चीज़ें हैं मैं आपको साथ साथ हिंदी में बता ही रहा हूँ। अब अगला है रिस्क प्रोफाइल क्या है। तो आप जानते हो कि इक्विटी जो है वो ज़्यादा रिस्की है, ओनरशिप राइट भी जाती है, आपका ज़्यादा जो पैसा है डूबने के चांसेस भी कहाँ हैं, इक्विटी शेयर्स के अंदर। तो रिस्की कौन सा है, ये है। तो अगर आप रिस्क से बचना चाहते हैं तो आप दूसरी तरफ जा सकते हैं। बोरोड फंड कैरी ग्रेटर रिस्क एज दे आर कैरी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ डेप्ट कंडीशन। देखिए रिस्की ये किसके लिए है, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके सामने अभी बात रख रहा था। बट यहाँ क्योंकि हम जो फैक्टर चूज कर रहे हैं वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से चूज कर रहे हैं, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कम रिस्की होता है इक्विटी, क्योंकि आपको डिविडेंड देना है और डिविडेंड कब देना है, जब आपको प्रॉफिट होगा, और वो भी जब हमारी मैनेजमेंट अप्रूव कर देगी। तो जरूरी नहीं है देना, ठीक है। साथ ही साथ ये पैसा कंपनी को कभी भी वापस नहीं करना होता, तो आपके पास उसका भी बर्डन नहीं है कि ये पैसा वापस नहीं होता, ठीक है। तो वापस नहीं होता, इसलिए ये रिस्क की भी कम है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। पहले मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा था। बोरोड फंड ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि एक तो इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, कंपनी ने जो डिसीजन लिया अगर वो सही नहीं हुआ तो ब्याज देना ही देना है, ठीक है, और उसके बाद उसको रीपेमेंट भी करना है। तो रिस्क प्रोफाइल देखी जाए तो इक्विटी कम रिस्की है, बट वो ओनरशिप राइट को डिल्यूट करता है। बोरोड फंड ज़्यादा रिस्की है पर वो ओनरशिप राइट को डिल्यूट नहीं करता। तो ये दोनों चीज़ें हमें समझनी पड़ती हैं। आ गया कंट्रोल, ठीक है। तो इक्विटी शेयर क्या करते हैं, डिल्यूट कर देते हैं, डिल्यूशन होता है कंट्रोल एक बिजनेस पर एक ओनर का, जबकि बोरोड फंड ऐसा वो काम नहीं करते जिससे कंट्रोलिंग पावर जो है शेयर होल्डर की वो डिल्यूट हो। तो दोनों चीज़ों में तालमेल बैठाना जरूरी है, रिस्क और कंट्रोल। तो आपको उस बेस पर ही डिसीजन लेना होता है। अब आया इफेक्ट ऑन क्रेडिट वर्थीनेस। तो आप देखते हो कि कुछ चीज़ों पर क्रेडिट वर्थीनेस का इफेक्ट पड़ता है और कुछ पर नहीं करता। जब हम सिक्योर्ड डिबेंचर की तरफ चलते हैं तो मे अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। देखिए जितना ज़्यादा आप यहाँ से पैसा लेंगे ये अपने आप को ज़्यादा डेंजर में फील करेंगे, क्योंकि कंपनी अगर कभी भी डूबेगी तो सबसे पहले पेमेंट इनको मिलेगी। तो जो ये अनसिक्योर्ड वाले हमारे क्रेडिटर होते हैं वो अनसेफ महसूस करते हैं और आगे हमें उधार देना बंद कर देते हैं। तो इस चीज़ को भी हमें देखना और समझना पड़ेगा कि हम किस तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो कभी भी हम ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से हमारे अनसिक्योर्ड जो क्रेडिटर हैं वो अपने आप को अनसिक्योर फील करें। तो एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, फिर वो आगे हमें लोन देने में आनाकानी करने लग जाते हैं। तो क्रेडिट वर्थीनेस को भी समझना पड़ेगा कि आपकी क्रेडिट वर्थीनेस पर इम्पैक्ट ना पड़े उस डिसीजन का। फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास हो, ईज आपके पास हो, आसानी से दे सकें। तो आपको बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही ये फ्लेक्सिबिलिटी और ईज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मे नॉट बी प्रेफर इट इफ अदर ऑप्शन आर रेडली अवेलेबल। अगर दूसरे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं जो नॉर्मली नहीं होते, तो फ्लेक्सिबिलिटी और ईज हमें वैसे मिलती इनकी तरफ से ही है। बट अगर अदर ऑप्शन से में मुझे पैसा मिल जाए तो फिर मैं इनको अवॉइड करता हूँ, ठीक है। अवॉइड करने का रीज़न क्या है कि यहाँ पर आप शुरू में इंटरेस्ट पे करते हो, बाद में आपका प्रिंसिपल जो है वो उतरता है, जबकि अदर सोर्सेस में आप प्रिंसिपल एक निश्चित समय के बाद वापस करोगे और ब्याज आप जब चाहे आपका मन करे जब दे सकते हैं।
ठीक है। तो इस वजह से सोचा जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी और ईज जो है अगर दूसरे ऑप्शंस में हैं तो आप बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आपकी बोरोइंग कैपेसिटी को भी कम करते हैं। अब टैक्स बेनिफिट की बात आ जाती है। तो देखिए, टैक्स बेनिफिट आप समझते हैं कि बहुत सारी सोर्सेज ऐसी हैं जिसके थ्रू हम टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी भी फंड की सोर्स हैं जैसे डिविडेंड, किस पर, प्रेफरेंस शेयर पर, ये हमें टैक्स में से माइनस ही नहीं होगा, मतलब कि मेरी टैक्स लाइबिलिटी को कम ही नहीं करेगा। तो प्रेफरेंस शेयर से पैसे को एकत्र अगर मैं करूंगा तो उस पर जो भी डिविडेंड दूंगा वो मेरी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस नहीं करेगा, बर्डन मेरे ऊपर रहेगा, बट इसको मैं एक एक्सपेंस के रूप में नहीं दिखा पाऊंगा, जिसकी वजह से मेरे प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस नहीं होगा। अल्टीमेटली मुझे ज़्यादा टैक्स वहाँ पर भी देना पड़ेगा और इनको डिविडेंड भी देना पड़ेगा, तो उस समय इसको बेनिफिट नहीं माना जाता। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर जो होता है वो टैक्स डिडक्टेबल है। तो सेम दोनों की सोर्सेज होती हैं, पर भी ये उसमें ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। रीज़न क्या है कि जो भी मैं इस पर ब्याज पे करूँगा उसको मैं अपने नेट प्रॉफिट में से माइनस कर दूंगा, दैट्स मीन्स वो प्रॉफिट को रिड्यूस करेगी। जब प्रॉफिट रिड्यूस होगा तो मेरी टैक्स लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब ये टॉपिक अगर मैं बात करूं 2020 और 21, तो ये आपके कोर्स में नहीं है, आईसीडी इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, बट नॉर्मली 11th के कोर्स में होता है और सिर्फ समझना है, तो इसलिए मैंने आपके सामने ये रख दिया। फैक्टर 9 थे जो मैंने आपके सामने रख दिए। अब यहाँ क्या है, 2020-21 के जो ये आईसीडी जो कोर्स में नहीं है, पर अगर इसको हम वैसे समझने के लिए, तो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट जो है एक अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट होता है जो कंपनी करती है विद अनदर कंपनी, दूसरी किसी कंपनी में। आईसीडी मार्केट जो है इज यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म कैश मैनेजमेंट ऑफ लार्ज कॉर्पोरेट, बड़ी बड़ी कंपनियां इसको यूज करती हैं। आरबीआई की ये गाइडलाइंस है कि जो मिनिमम पीरियड होता है इस आईसीडी का, क्योंकि शॉर्ट टर्म है तो उसका कम से कम पीरियड जो है 7 दिन का है और उसको हद से हद हम 1 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हाईली लिक्विड होता है, 7 days to 1 year इसकी लिक्विडेशन होती है, मतलब कि इसकी मैच्योरिटी होती है। 3 तरीके की ये आईसीडी होती हैं हमारी, एक 3 month डिपॉजिट है, एक 6 month डिपॉजिट है और एक कॉल डिपॉजिट है। कॉल डिपॉजिट का मतलब जब मांगा गया जब ही इनकी पेमेंट कर दी जाएगी, ठीक है। 3 month 6 month आप समझ रहे हो, ईयर पर भी जा सकता है। इंटरेस्ट रेट जो इस आईसीडी पर होती है वो फिक्स रहती है और फ्लोटिंग भी हो सकती है एज पर द जो भी हमारा एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन बोथ द कंपनीज। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दीज डिपॉजिट इज हायर देन ऑफ बैंक। बैंक से ज़्यादा यहाँ पर आपको क्या मिलता है, ब्याज मिलता है जब भी आप किसी कंपनी से लोन लेने की तरफ जाओगे, पर आसानी से मिल जाता है इसलिए जाना पड़ता है। द डिपॉजिट आर यूजुअली कंसिडर्ड बाय द बोरोवर कंपनी टू सोल्व प्रॉब्लम ऑफ शॉर्ट टर्म फंड इनसफिशिएंसी। जब आपके पास छोटे समय के लिए पैसे की जो है कमी आ जाती है तो उस समय हम इस जो ऑप्शन है इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं सो दैट हम उस छोटे समय के लिए अपनी उस फाइनेंशियल आवश्यकता को उसके थ्रू पूरा कर सकें और जल्दी से जल्दी उसको चुका सके। तो ब्याज की दर फिर ज़्यादा ही देनी पड़ती है। जैसे हम लेते हैं नॉर्मल, बाहर की बैंक हमें लोन देता है, मान लिया पर्सनल लोन की बात करूँ तो 12% पर देता है। 12% को अगर 1 month में कन्वर्ट करूँ तो 1% के आसपास कहीं बैठता है। बट आप बहुत ज़्यादा जो बाहर के मुनीम है जो लोन देते हैं वो लोग आपको 2% से लेकर 5-6% पर मंथ पर लोन देते हो। तो आपको जब समस्या होती है जब भी आप इस तरफ जाते हो, नहीं तो आप बैंक से लोन ले लेते हो। सेम बात आईसीडी के लिए एप्लीकेबल है, इसीलिए यहाँ की रेट जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसी के साथ हमारा जो सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस का चैप्टर है वो यहाँ पर समाप्त होता है। इस वीडियो के थ्रू 8 वीडियो में मैंने आपके सामने ये पूरा टॉपिक रखा और उम्मीद करता हूँ कि इन 8 वीडियो के थ्रू आप इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे और पेपर में इसके ऊपर आए गए सभी क्वेश्चनों का आंसर बहुत अच्छा देंगे। थैंक यू।